हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द ब्रिटिश कैबिनेट। पिछली वीडियो में हमने प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का विकास दोनों को देखा, मंत्रिमंडल की विशेषताएं देखी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम चलते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर और मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य और उसके शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए अति शीघ्र शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर निम्न प्रकार है। नंबर 1, मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से 90 तक के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लगभग 20-22 के आसपास होती है। दूसरा अंतर है पद संबंधी अंतर। दोनों का महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यह पद संबंधी अंतर है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते, बल्कि मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता हो। अन्य मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, जूनियर लॉर्ड्स, संसदीय निजी सचिव आदि। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वास्तव में मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। नेक्स्ट लेते हैं वेतन संबंधी। कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री को प्रति वर्ष लगभग 2 लाख पाउंड तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों को लगभग 1.5 लाख वार्षिक पाउंड मिलता है, जबकि अन्य मंत्रियों को लगभग, जिनको राज्य मंत्री है, उनको 1,10,000 पाउंड वार्षिक मिलता है। अर्थात अन्य मंत्रियों का वेतन मंत्रिमंडल के सदस्यों की तुलना में लगभग 50% कम होता है। नेक्स्ट है कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्ति से संबंधित होता है। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है और उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। इस प्रकार विभिन्न अंतरों के बावजूद मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल बल्कि समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है और लोक सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट आगे हम लेते हैं मंत्रिमंडल का महत्व। मंत्रिमंडलीय संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक है और वास्तव में उनका प्रयोग
मंत्रिमंडल द्वारा होता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियाँ निहित है उन सब का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। यही कारण है कि लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है। इसी प्रकार रेमजे मोर के अनुसार वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार मैरियट ने तो उसे संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र माना है और कहा है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन घूमती है। इसी प्रकार ग्लैडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं और यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलाता है। इसी प्रकार मुनरो के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। नेक्स्ट लेते हैं हम अब मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। इसके हाथ में ही शासन की समस्त सत्ता है। मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन तंत्र घूमता है। सिद्धांत में मंत्रिपरिषद संसद की एक परामर्शदात्री समिति मात्र है जिसका कार्य शासन के संबंध में राजा को सहायता एवं मंत्रणा देना होता है, किंतु परंपराओं ने इसकी स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया है। उसने अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है। राजतंत्र लोकतंत्रीकरण होने से राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे घटती गई और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ बढ़ती गई। अब मंत्रिपरिषद ही शासन के समस्त कार्यों को संपादित करती है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति निर्धारित करती है, वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है, संसद में विधेयक पेश करती है, वार्षिक आय व्यय तैयार करती है। इस प्रकार अन्य प्रकार के कार्य हैं। तो लेते हम मंत्रिपरिषद के कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 विधि निर्माण संबंधी, नंबर 2 कार्यपालिका संबंधी, नंबर 3 वित्त संबंधी, नंबर 4 न्यायपालिका संबंधी। तो पहला लेते हम विधि निर्माण संबंधी। यद्यपि सैद्धांतिक रूप में कानून बनाना संसद का कार्य है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा छीन लिया गया है। जैसा कि लावेल के शब्दों में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद ही संसद की मंत्रणा एवं सहमति से विधि निर्माण का कार्य करती है। आजकल व्यवहार में विधायी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित तथा निर्देशित करती है। वह संसद का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, उसे कब स्थगित किया जाए और कब उसे भंग किया जाए। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांशतः महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त हो। आधुनिक काल में संसद समस्त विधायी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आज मंत्रिपरिषद विधायी कार्य में के मामलों में संसद पर पूर्णतः हावी हो गई है। नंबर 2 कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है। नीति निर्धारण निसंदेह उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों का संचालन करना और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना ही उसका दायित्व होता है।
मंत्रिपरिषद शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और देखती है कि उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। आधुनिक काल में प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ गया है। आजकल संसद कार्यभार की अधिकता और विधेयकों की जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है, कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है कि वह उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए। इस प्रकार प्रदत्त अधिकार के कारण मंत्रिपरिषद की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नंबर 3, वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा, इस मद के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे, यह सब कुछ वही मंत्री तय करता है। कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों को समाप्त करना या उनकी वर्तमान दरों में घटाना बढ़ाना आदि वित्त मंत्री का ही दायित्व है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा व्यय संचित निधि और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद वित्त संबंधी कार्य भी करती है। नेक्स्ट, नंबर 4, न्याय संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रानुसार सम्राट प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श पर वह क्षमादान करता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधायिनी, कार्यपालिका, वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे महान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है। जैसा कि लावेल ने मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का प्रयोग किया है। उनके अनुसार सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है। बाहरी घेरे में कॉमन सभा से बहुमत रखने वाला दल आता है। अगले घेरे में मंत्रिपरिषद आता है, उसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका गहरे संबंध में देखे जा सकते हैं। तो ये आपके मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के कार्यम शक्तियाँ हैं। अब लेते हैं मंत्रिमंडल के रूप, काइंड ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल के निम्न रूप हैं: छाया मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और साझा मंत्रिमंडल जैसे। तो पहला हम लेते हैं साझा मंत्रिमंडल। कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता, अतः कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है। अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते तथा संयुक्त रूप से देश रक्षा में भाग लेते हैं। इन्हें साझा मंत्रिमंडल कहा जाता है। नंबर 2, युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध या किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण तथा प्रशासन के निर्देशन के लिए निर्मित कुछ मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है। उन्हें प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता, जिससे वे पूरा समय इन समस्याओं को छोड़ सकें या इन समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें। इसमें लगभग 4-5 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए होता है, जिसे हम युद्ध मंत्रिमंडल कह सकते हैं। तीसरा है आंतरिक मंत्रिमंडल। चूँकि मंत्रिमंडल में 15-20 मंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता। किसी भी विषय में मंत्रिमंडल में रहने से पूर्व वह 5-6 प्रमुख विश्वास पात्र मंत्रियों से सलाह कर लेता है। शासन संबंधी
सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण वस्तुतः आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है। इस प्रकार आंतरिक मंत्रिमंडल अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। नेक्स्ट है छाया मंत्रिमंडल, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो शैडो कैबिनेट। विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से ही विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षित हो जाते हैं। सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को एब्सोल्यूट मान्यता मिल गई है। जैसा कि रेमजे मोर ने कहा कि उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि उतने अधिकार संसार के किसी भी वैधानिक शासक, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।